Good morning, dear students. How are you? I think आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए और मास्क का उचित प्रयोग करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मोनोपोली। मोनोपोली के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, इससे पहले मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। अब ये पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंतर्गत आज हम मोनोपोली एकाधिकार का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजों का हमें अध्ययन करना है, तो हम इसको सुविधाजनक बनाने के लिए दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो भाग में विभाजित कर लेंगे। पहले भाग में मोनोपोली या एकाधिकार हम किसे कहते हैं, डेफिनेशंस, एकाधिकार का इंट्रोडक्शन, फीचर ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार की विशेषताएं, साथ ही टाइप्स ऑफ मोनोपोली, कॉजेस एंड सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, और इसके साथ ही हम डिमांड एंड रिवेन्यू कार्व अंडर मोनोपोली, मांग वक्र और आगमक वक्र कैसे होते हैं मोनोपोली के अंतर्गत, उनका अध्ययन करेंगे। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, इसमें हम शॉर्ट रन में या अल्पकाल में कीमत निर्धारण और दीर्घकाल में कीमत निर्धारण, साथ ही सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म, इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त देखेंगे। साथ ही जो मोनोपोली की एक बड़ी विशेषता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्रीकंडीशंस हैं, साथ ही बेसिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद में प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन अंडर डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली के अंतर्गत किस प्रकार से हम प्राइस और आउटपुट का निर्धारण करते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम मोनोपोली के अंतर्गत सर्वप्रथम पहली वीडियो में प्रारंभ करते हैं एकाधिकार। एकाधिकार, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक का अधिकार। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि काउटाइनेसिस ने दिया है कि मोनोपोली बाजार की व्यवस्था है, वह अवस्था है, वह सिचुएशन है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, उसका जो वस्तु बनाता है उसका कोई निकट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, और एंट्री पर बैरियर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि उद्योग में प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं। इसी प्रकार बामोल ने एकाधिकार को परिभाषित किया है कि प्योर मोनोपोली फर्म या इंडस्ट्री एक ही होती है, उसमें केवल एक ही सप्लायर होता है जो ऐसी कमोडिटी या ऐसी वस्तु या ऐसी सेवा का सप्लायर होता है या ऐसी वस्तु की पूर्ति करता है जिसका कोई निकट का सब्स्टिट्यूट या निकट का स्थानापन्न वस्तु या स्थानापन्न सेवाएं नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से लिप्से एवं क्रिस्टल ने बड़ी सरल सी परिभाषा दी है कि एकाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जब एक फर्म
जिसे एक एकाधिकारी या एकाधिकारी फर्म कहा जाता है, वह एक उद्योग की संपूर्ण उत्पत्ति को स्वयं उत्पादित करता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी एक ऐसी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसके समीप के स्थानापन्न पदार्थ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। तो हमने देखा एकाधिकार के अंतर्गत जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसको हम यदि सामान्य रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर केवल एक ही सेलर का या एक ही फर्म का अधिकार होता है। उसके जो वस्तु वह निर्मित करता है या जो वस्तु की पूर्ति करता होता है, उसका निकट का स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती हैं और उस फर्म में या उद्योग में प्रवेश में महत्वपूर्ण या बड़ी रुकावटें या विकट अवरोध होते हैं। जितनी भी डेफिनेशन हमने देखी, उससे हमें एकाधिकार के होने के लिए 3 शर्तों की होना आवश्यक दिखाई दिया। पहला कि एक पदार्थ का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता हो। दूसरा, उस पदार्थ के निकट के स्थानापन्न वर्तमान में न हो। और तीसरा, उस उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें अथवा विकट अवरोध हो। तो ये मोनोपोली या एकाधिकार की डेफिनेशन होगी। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि एकाधिकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक शब्द मोनो, जिसका अर्थ होता है सिंगल, अकेला, और पोली, जिसका होता है सेलर, अर्थात इसका मतलब होता है कि सिंगल सेलर, अर्थात एक वस्तु का एक ही सेलर हो। मोनोपोली जब एग्जिस्ट होती है कि जब मोनोपोलिस्ट वस्तु का या मोनोपोली जो एकाधिकारी है उसकी वस्तु का कोई निकट की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं भारत में रेलवे है या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। प्योर मोनोपोली मार्केट की वह सिचुएशन है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस पदार्थ का और एक ही फर्म, सिंगल फर्म का ही वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। तो ये मोनोपोली की डेफिनेशन रही। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार की विशेषताएं। जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी उन्हीं के आधार पर इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति पर एक सेलर या एक फर्म का अधिकार होता है और उसके बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, लेकिन वस्तु की पूर्ति पर केवल एक का ही अधिकार होता है। पूर्ति एक के द्वारा निर्धारित होती है और उसका निकट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है जो वस्तु बनाता है। बहुत सारे जो बायर्स होते हैं उसी से वस्तु क्रय करते हैं। सेकंड, मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री, जैसे कि हम पूर्ण प्रतियोगिता में बात करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग अलग अलग थे, लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग एक ही चीज होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। तीसरी यदि बात करें रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, मोनोपोली के अंतर्गत नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण प्रतिबंध होते हैं, अर्थात नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं उनके संबंध में यदि हम बात करें, एक तो यह है कि बाजार सीमित होने से एक से ज्यादा फर्म की आवश्यकता ही ना हो। दूसरा यह हो सकता है कि एकाधिकार की कीमत नीति के कारण अन्य फर्में प्रवेश करने के उत्सुक नहीं होती। उनको यह भय रहता है कि एकाधिकारी अपनी अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण कीमत कम करके
उनको उस उद्योग में ठहरने नहीं देगा। प्रतियोगिता गलाकाट प्रतियोगिता हो सकती है। एकाधिकार का कच्चे माल या उत्पादन के अन्य साधनों पर नियंत्रण हो, अर्थात उसके स्वामित्व में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एकाधिकार को किसी वस्तु को उत्पादन अथवा किसी प्रक्रिया के संबंध में सरकार की तरफ से पेटेंट राइट्स मिले हुए हों। एकाधिकारी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या ठेके के काम मिले हो सकते हैं। एकाधिकारी को प्रशुल्क व आयात कोटा आदि के अंतर्गत सुरक्षा मिल सकती है। यह नियम अनुसार या सरकारी नियमों के अंतर्गत भी एकाधिकारी हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे है या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो इस प्रकार से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाधाएं होती हैं एंट्री पर। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन का जो एकाधिकारी वस्तु का निर्माण कर रहा है उसका निकट की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। अर्थात ऐसा नहीं होता है कि जो एकाधिकारी वस्तुएं निर्मित कर रहा है या जिसकी पूर्ति पर उसका एकाधिकार है उस पर उस वस्तु की निकट की स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध नहीं होती हैं। यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं होंगी तो उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी वस्तु के स्थान पर जो क्रेता हैं या उपभोक्ता हैं अन्य वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए निकट के सब्स्टिट्यूट नहीं पाए जाते हैं। प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब ये होता है जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राइस टेकर होती हैं। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, कुल मांग व कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। इसमें एकाधिकारी प्राइस मेकर होता है, वह अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं करता है। एकाधिकारी की एक विशेषता ये होती है कि एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों पर ही पूर्ण नियंत्रण होता है। अर्थात वह अपनी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों का निर्धारण कर सकता है, लेकिन किसी एक समय विशेष पर वह या तो वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगा या वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करेगा। एकाधिकारी क्योंकि रैशनल बिहेवियर करता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, इसलिए उसके लिए उचित होता है कि वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करे और वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप निर्धारित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। कुल मिलाकर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइस मेकर की, अर्थात एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण। एकाधिकारी में ये शक्ति पाई जाती है कि वह विभिन्न उपभोक्ताओं से अपनी एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। किसी उपभोक्ता से अलग कीमत, किसी उपभोक्ता से कम कीमत, किसी उपभोक्ता से अधिक कीमत, अर्थात एक ही वस्तु या एक ही सेवा के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है, या एक ही वस्तु की समान उपभोक्ता से अलग अलग समय में अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। इसके लिए बाजार का विभक्तीकरण होना जरूरी है और जो उपभोक्ता है या जो क्रेता है उनकी मांग की लोच में अंतर होना आवश्यक है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, पूरा सेट टॉपिक है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र एक्स एक्सिस से समानांतर या पूर्णतः लोचदार होता था, लेकिन एकाधिकार में मांग वक्र या एआर वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अर्थात यदि एकाधिकारी को अपने वस्तु की अधिक मात्रा को सेल करना है, बेचना है या पूर्ति करनी है तो वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है। अर्थात वो मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है या ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बात करेंगे ये फीचर सिंगल सेलर, अभी जैसे बात की हमने, एक ही होता है, सिंगल प्रोडक्ट। फार्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखेंगे कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, फर्म अपने प्राइस के संदर्भ में अपने आप निर्णय कर सकती है। एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, बाधाएं होती हैं मोनोपोली के अंतर्गत।
इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में लीगल मोनोपोली, इसमें ऐसा होता है कि किसी देश का कानून इस प्रकार का हो कि जो मोनोपोली हो जाए किसी उसकी। दूसरा इकोनॉमिक मोनोपोली। इकोनॉमिक मोनोपोली में ये होता है कि पर्टिकुलर फर्म की एफिशिएंसी सुपर एफिशिएंसी हो, तो वो अपनी वस्तु की कीमत को स्वयं निर्धारित करेगी, अपनी वस्तु की पूर्ति को स्वयं निर्धारित करेगी। ये कई कारणों से हो सकता है कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज हैं किसी फर्म को ज़्यादा प्राप्त हो, जिसके कारण और जो फर्म है वो उसमें प्रवेश ही न कर पाए। दूसरा नेचुरल मोनोपोली होता है। नेचुरल मोनोपोली हो सकता है कि जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो किसी फर्म के स्वामित्व है, जो या उत्पादन के साधन जो होते हैं वो उस फर्म के स्वामित्व में हो। या ऐसे भी हो सकता है कि फर्म मार्केट का साइज इतना छोटा हो कि वहां पर एक ही प्लेयर एकोमोडेट कर सके। दूसरा होता है हमारा रीजनल मोनोपोली। ग्राफिकल या टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स की क्रिएशन मोनोपोली होते हैं। किसी रीजन में या क्षेत्र में ज्योग्राफिकल भौगोलिक संरचना के कारण भी मोनोपोली जन्म ले सकती है। ये वही है कॉजेज एंड सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कंट्रोल और रॉ मटेरियल और ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसी अभी बात की, कि हो सकता है कच्चे माल पर या जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर किसी खास फर्म का स्वामित्व हो, उससे मोनोपोली हो सकती है। पेटेंट करा रखे हों, वस्तु के निर्माण का पेटेंट सरकारी नियम के अनुसार पेटेंट करा दिया हो। टेक्निकल बैरियर्स हों, अर्थात अन्य फर्में उस उद्योग की ओर आकर्षित तो हों लेकिन कुछ टेक्निकल बैरियर्स इस प्रकार के हों कि वह उस वस्तु के उत्पादन को प्रारंभ न कर पाए या उसके प्रवेश में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, जैसे कि रेलवे है या इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, तो ये इसके कारण भी मोनोपोली पावर हो सकती है। कुछ हिस्टोरिकल एंड एंट्री लैग के कारण हो सकती है। अनफेयर कंपटीशन के कारण हो सकती है। कैपिटल साइज के कारण हो सकती है कि कैपिटल साइज, क्योंकि एक अधिकार में एक फर्म होती है, बड़ी फर्म होती है, उसमें बहुत अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा हो, पूंजी का बहुत अधिक निवेश करना पड़ रहा हो जो सभी फर्म के पास ना हो, पूंजी की इतनी मात्रा, और पुरानी फर्म हो। इसी प्रकार से बिजनेस मर्जर के आपस में मिलकर उन्होंने मोनोपोली बना ली होती है। कॉजेज एंड सोर्सेज हैं मोनोपोली के, जिनके कारण मोनोपोली पावर जो है वो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट ही आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। जैसा कि अभी हमने कहा कि फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। मोनोपोली सिचुएशन में इंडस्ट्री का और फर्म का डिमांड कर्व लगभग एक ही होता है। डिमांड कर्व जिसे कि हम मांग वक्र कहते हैं, और औसत आगम या एआर वक्र एक ही होता है। इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है मोनोपोलिस्ट का। अभी हम इसका अध्ययन करेंगे, डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से हम यदि बात करें कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो नीली रेखा में है ये डिमांड कर्व है, इसको ही हम एआर एवरेज रेवेन्यू कर्व कहते हैं। ये नीचे की ओर, बाएं सीधा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात यदि अपने वस्तु की बिक्री या सेल बढ़ानी है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है। लेकिन मोनोपोलिस्ट वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, प्राइस मेकर होती है फर्म, और कभी भी अपनी वस्तु की कीमत का वहां निर्धारण नहीं करता है जहां मांग वक्र के उस बिंदु पर जहां पर कि मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। हमेशा जो ई बिंदु है या ई से ऊपर के बिंदु है, इस पर ही वह अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगा। ई बिंदु पर लाभ जो है सर्वाधिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ क्यू मात्रा पर वह क्वांटिटी है जो कि यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसको,
इस बिंदु पर या इसके ऊपर जहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है वहीं पर करेगा। इस मांग वक्र के अनुरूप ही ये एमआर वक्र है, जो कि इसके बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता होता है। बिल्कुल एआर वक्र के अनुरूप ही मांग ये आपका एमआर वक्र है। तो स्टूडेंट्स, ये नीचे को गिरता हुआ डिमांड कर्व होता है। ये आप उसके जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं या फीचर्स पढ़े हैं उसमें भी ये डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका फर्स्ट जो पोर्शन है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन किया, इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया, फीचर्स क्या क्या होते हैं मोनोपोली की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कॉजेज और सोर्स मोनोपोली, और डिमांड रेवेन्यू कर्व जो होते हैं जो भी हमने अध्ययन किया है। ये सब हम इस पार्ट 1 में रखते हैं। पार्ट 2 का अध्ययन हम नेक्स्ट जो पीपीटी होगी उसमें करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है। हम इसको पुनः रिवीजन करेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।